हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के आज के लेक्चर में हम आपसे प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्लानिंग यानी कि नियोजन। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में योजना बनाई जाती है कि वो कार्य कब, कैसे, कौन, किस विधि से किया जाएगा। उसी को हम प्लानिंग यानी कि नियोजन कहते हैं। आज हम नियोजन के बारे में विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। नियोजन यानी कि योजनाबंदी संगठन के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनाए काम की दिशा निर्धारित करने में सहायता करता है। यह एक प्रकार का पूर्व फैसला है। किसी भी विशेष कार्य को किसने करना है, कब करना है, कैसे करना है। योजनाबंदी एक प्रक्रिया है जिसको करने से पहले सोचा जाता है। यह प्रबंधक की मानसिक दशा के साथ संबंध रखता है। वह किसी कार्य को हाथ में लेने से पहले विचार करता है। प्रबंध के दूसरे कार्य जैसे संयोजन, नियंत्रण, दिशा निर्धारण और कर्मचारियों की भर्ती ठीक योजना के बाद हाथ में लिए जाते हैं। प्लानिंग को, नियोजन को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। उनमें सबसे पहले आते हैं जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी के अनुसार योजनाबंदी से भाव विभिन्न संभावित क्रियाओं के निर्धारण और रूपायन के लिए तथ्यों का चुनाव और उनको आपस में जोड़ना है। ये क्रियाएं ऐसी जरूरी क्रियाएं हैं जिनको ऐच्छिक परिणाम प्राप्त करने के लिए जरूरी माना जाता है। जॉर्ज टेरी के अनुसार योजनाबंदी कुछ ऐसी मान्यताओं पर आधारित है जो कारोबार को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं। कोंटेज ओडोनेल के अनुसार नियोजन सारे उद्योग या उसके हर विभाग के लिए भविष्य में काम आने वाली क्रियाविधि के लिए विकल्प में से चुनाव करना है। भविष्य का अनुमान लगाना कभी ही संभव होता है और बाहरी कारण ही सबसे बढ़िया योजनाबंदी में अड़चनें डाल देते हैं। जब तक योजनाबंदी न हो तो सारा कुछ अवसर पर छोड़ दिया जाता है। इस अमल में बुद्धिमत्ता चाहिए और क्रियाविधि का चुनाव करने की आवश्यकता है। प्रसिद्ध विद्वान लुईस ए एलन के अनुसार प्रबंधकीय योजनाबंदी में भविष्यवाणी, स्पष्टीकरण, उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, बजट और कार्यक्रम शामिल हैं। एलन के कथन के अनुसार असल में भविष्य और गुटबंधक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधनों का निर्णय योजनाबंदी का जरूरी अंग है। योजनाबंदी यानी कि नियोजन के कुछ मूलभूत तत्व होते हैं जिनको हम 6P के नाम से जानते हैं। ये 6P क्या हैं, आज हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसमें फर्स्ट आता है उद्देश्य यानी कि पर्पस। नियोजन की प्रथम आवश्यकता उद्देश्य विशेष है। प्रभावशाली नियोजन के लिए उद्देश्य विशेष का स्पष्ट किया जाना अनिवार्य है। संगठन के अस्तित्व के कारणों को वर्णित किया जाना चाहिए। संगठन का उद्देश्य लाभ में वृद्धि अथवा बाजार में विस्तार अथवा नए उत्पाद को परिचित करवाना इत्यादि हो सकता है। उद्देश्य पूर्णतः स्पष्ट तथा
उसकी संपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए। सेकंड, दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र संगठन की उस अवधारणा को दर्शाती है कि किस प्रकार उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। संगठन का विचार, अवधारणा उत्पाद की किस्म में सुधार अथवा विक्रय में वृद्धि अथवा ग्राहक संतुष्टि द्वारा लाभ को अधिक अर्जित करना हो सकता है। संगठन में के दीर्घकालीन स्थायित्व तथा प्रगति के लिए नैतिक अवधारणा को आधार बनाना होगा। थर्ड, आशा यानी कि प्रॉमिस। वातावरण संबंधी जानकारी तथा मान्यताओं के आधार पर संगठन की शक्तियों तथा कमजोरियों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यावसायिक पूर्वानुमान तथा अन्य प्रणालियों द्वारा भविष्य में परिस्थितियों की प्रवृत्तियों के प्रति निष्कर्ष निकाला जाता है। संगठन की शक्तियों तथा कमजोरियों की जानकारी प्राप्त कर प्रबंध परिवर्तित परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपट सकता है। फोर्थ, नीतियाँ यानी कि पॉलिसी है। कर्मचारी वर्ग को निर्देश देने हेतु नीतियाँ सामान्य कथन हैं। ये वो मार्गदर्शन तथा नियंत्रण नीतियाँ हैं जो प्रबंध को विचार करने तथा उनकी कार्यवाही में सहायक होती है। संगठन की उत्पादन, विपणन, लेखांकन, कर्मचारी वर्ग इत्यादि संबंधित नीतियाँ हो सकती हैं। यह नीतियाँ किसी भी प्रबंधकीय कार्यों का आधार होती हैं। फिफ्थ, योजनाएं यानी कि प्लान्स। यह उद्देश्यों तथा कार्यवाही संबंधी कथन है। उद्देश्य संगठन द्वारा निर्धारित लक्ष्य है तथा कार्यवाही उनकी प्राप्ति की ओर उठाया गया कदम है। नियोजन लक्ष्य प्राप्ति का मार्गदर्शन करती हैं तथा प्रगति के विभिन्न चरणों की जानकारी प्रदान करती हैं। 6, प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज। संगठन को लक्ष्य संबंधी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए। वित्त, सामग्री, कर्मचारी वर्ग इत्यादि संबंधित साधन सीमित होते हैं, इसलिए इन्हें निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर ही आवंटित करना होगा। निर्धारित उच्च प्राथमिक लक्ष्य के लिए उपलब्ध साधनों के आवंटन में पहल दी जाएगी। लक्ष्य संबंधी प्राथमिकताएं संगठन की विचारधारा एवं आवश्यकताओं तथा आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक वातावरण पर आधारित होनी चाहिए। नियोजन के उद्देश्य। फर्स्ट, लक्ष्यों के प्रति योगदान का सिद्धांत। सभी प्रकार की योजनाओं को संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तैयार किया जाता है। मुख्य तथा सहायक दोनों तरह की योजनाएं संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाती हैं। नियोजन को लक्ष्यों की प्राप्ति तक पहुंच का साधन माना गया है। सेकंड, नियोजन का मूलभूत सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार नियोजन को प्रत्येक प्रबंधक का पहला अर्थात मूलभूत कार्य माना गया है। सर्वप्रथम वह नियोजन करता है, उसके पश्चात उसको व्यवहार में लाता है। अन्य प्रबंधकीय कार्यों को भी नियोजित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्रियान्वित किया जाता है। थर्ड, आधार वाक्यों यानी कि मान्यताओं का निर्माण। नियोजन को प्रभावी बनाने हेतु कुछ मान्यताओं को आधार मानकर ही नियोजन कार्य आरंभ किया जाता है। योजनाओं का उचित ढांचा तब तक तैयार नहीं होता जब तक कि कुछ मान्यताओं को विकसित न किया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार
भविष्य में घटित होने वाली परिस्थितियों के पर्याप्त विश्लेषण पर बल दिया गया है। फोर्थ, विकल्पों का सिद्धांत। नियोजन प्रक्रमों में विभिन्न विकल्पों का विकास तथा व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनमें से किसी एक का चुनाव सम्मिलित है। विभिन्न विकल्पों के अभाव में नियोजन अभावपूर्ण होता है। समय निर्धारण का सिद्धांत। नियोजन के सही समय निर्धारण होने की अवस्था ही योजना व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना योगदान दे सकेगी। सही समय निर्धारण न होने पर नियोजन मान्यताएं तथा नीतियां बेकार हो जाएंगी। 6, लचीलेपन का सिद्धांत। आकस्मिकता के उत्पन्न होने पर योजनाओं में लचीलापन होना आवश्यक है। योजना ऐसी हो कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार समायोजित की जा सकें। योजना में परिवर्तन के डर को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि योजना में परिवर्तन पहली वचनबद्धता को समाप्त कर देता है। अतः परिवर्तन की लागत परिवर्तित लाभ से अधिक न हो। 7, वचनबद्धता का सिद्धांत। वचनबद्धता को पूरा करने की समय अवधि को निश्चित किया जाना चाहिए, ताकि लक्ष्यों की समयानुसार प्राप्ति को सुनिश्चित बनाया जा सके। एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग यानी कि नियोजन के लाभ क्या क्या होंगे। फर्स्ट, लक्ष्यों पर ध्यान। योजनाबंदी संगठन के लक्ष्य स्पष्ट रूप में सीखने में सहायता करती है। प्रबंध का सारा ध्यान उन उद्देश्यों की प्राप्ति पर लग जाता है। उद्देश्यों में कुछ एक को पहल अर्थात प्राथमिकता दी जा सकती है। जरूरी उद्देश्य पहले लिए जा सकते हैं और गैर जरूरी उद्देश्य उसके बाद। कम से कम अनिश्चितता। योजनाबंदी यानी कि प्लानिंग हमेशा भविष्य के लिए की जाती है। कोई नहीं कह सकता कि आगे क्या होना है। कारोबारी वातावरण तो हमेशा ही बदलता रहता है। योजनाबंदी भविष्य का अनुमान लगाने तथा हर संभव तरीके से योजना बनाने का एक प्रयत्न है। परिस्थिति तथा प्राचीन प्रयोगों से निर्णय करने के समय ध्यान रखकर योजनाबंदी अर्थात नियोजन निश्चय ही अनिश्चितता को कम करती है। स्रोतों का सही प्रयोग। योजनाबंदी का एक और लाभ कारोबार के स्रोत का सही प्रयोग होता है। पहले सभी स्रोतों की पहचान की जाती है और फिर उनके प्रयोग की योजना बनाई जाती है। सभी स्रोत हर संभव ढंग से प्रयोग किए जाते हैं। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग यानी कि नियोजन की क्या क्या सीमाएं हैं। विश्वास योग्य सामग्री की कमी। योजनाबंदी योजना बनाने वालों को दिए गए कुछ तथ्यों पर आधारित होती है, जिसके ऊपर फैसले निर्भर करते हैं। यदि वे आंकड़े ही विश्वास योग्य न हों तो इस प्रकार की सूचना पर आधारित निर्णय भी विश्वास योग्य नहीं हो सकते। यदि विश्वास योग्य तथ्य और आंकड़े न हों तो योजनाबंदी का महत्व ही समाप्त हो जाता है। सेकंड, समय बर्बाद करने वाली प्रक्रिया। कई बार समय के कारण योजनाबंदी का क्रियात्मक लाभ घट जाता है। योजनाबंदी की प्रक्रिया बहुत समय बर्बाद करती है, क्योंकि अभी योग्य योजनाबंदी नहीं की गई होती, इसलिए कई पक्षों पर अमल करने में देर हो सकती है। इस देर के कारण कई अच्छे अवसर
हाथ से ही निकल जाते हैं। जब समय मूल हो तो आगे की योजनाबंदी का उपयोग खत्म हो जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में शीघ्र अमल की आवश्यकता नहीं होती, फिर व्यक्ति योजनाबंदी की पूर्ति का इंतजार नहीं कर सकता। थैंक यू।